कल्पना कीजिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। बीमारी है, मान लीजिए कैंसर। डॉक्टर दवाइयों की जगह कहते हैं, हम आपकी कोशिकाओं के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट लिख रहे हैं। यह अपडेट आपकी कोशिकाओं को सिखाएगा कि कैंसर सेल्स को कैसे पहचानना और खत्म करना है। कुछ ही दिनों में आपका शरीर खुद ही बीमारी से लड़ लेता है, जैसे फोन एक अपडेट से बेहतर हो जाता है। यह सुनने में साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन यह भविष्य अब दूर नहीं। हम बीमारियों से लड़ने के लिए दवाइयां नहीं, अपनी कोशिकाओं को प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्रामेबल सेल्स, यह विचार बायोलॉजी को इंजीनियरिंग की तरह देखने की शुरुआत है। वैज्ञानिक कोशिकाओं को मशीन के पुर्जों की तरह समझ रहे हैं, जिन्हें खास काम के लिए डिजाइन किया जा सकता है। सोचिए, बैक्टीरिया जो प्लास्टिक खा सकते हैं या पौधे जो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोखें। यह सब संभव है अगर हम कोशिकाओं की भाषा को समझना और उसमें लिखना सीख जाए। अब हम प्रकृति के बनाए कोड को सिर्फ PRH नहीं रहे, बल्कि उसे दोबारा लिख भी रहे हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर कोड बदलता है। यह संभावनाओं का नया ब्रह्मांड खोलता है, लेकिन साथ ही बड्ढे सवाल भी खड़ी करता है। क्या हम इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं? बायोलॉजी अब सिर्फ समझने का नहीं, बल्कि लिखने और डिजाइन करने का विषय बन गई है। प्रोग्रामेबल सेल्स समझने के लिए सोचिए, हर कोशिका एक छोटा शक्तिशाली कंप्यूटर है। आपके शरीर में खरबों ऐसे कंप्यूटर हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, ऊर्जा बनाते हैं, संदेश भेजते हैं, खुद की मरम्मत करते हैं। कोशिका का हार्डवेयर उसके हिस्से हैं। न्यूक्लियस, CPU, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर सप्लाई, राइबोसोम, 3D प्रिंटर, ये मिलकर एक हाईटेक फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। लेकिन असली जादू है सॉफ्टवेयर, DNA। इसमें 4 अक्षरों ATCG की भाषा में जीवन के सारे निर्देश लिखे हैं। DNA तय करता है कि आपकी आंखों का रंग क्या होगा, बाल कैसे होंगे और बीमारियों का खतरा कितना है। प्रोग्रामेबल सेल्स का मतलब है इस DNA को एडिट करना या नया कोड जोड़ना। वैज्ञानिक अब बायोलॉजिकल कोड को PRH समझ और बदल सकते हैं। जैसे कोई प्रोग्रामर ऐप में नया फीचर जोड़ता है, वैसे ही हम कोशिकाओं को निर्देश दे सकते हैं। कैंसर सेल पहचानो और खत्म करो, या इंसुलिन बनाओ जब शुगर बढ़े। यही सोच चिकित्सा में क्रांति ला रही है। कोशिकाओं को कंप्यूटर और DNA को प्रोग्रामिंग भाषा की तरह देखने से। DNA को अब जीवन का ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। जैसे कंप्यूटर में विंडोज या मैकओएस हार्डवेयर को चलाता है, वैसे ही DNA कोशिका के हिस्सों को नियंत्रित करता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम डायनामिक है, पर्यावरण और शरीर की जरूरतों के हिसाब से बदलता रहता है। धूप में जाने पर DNA त्वचा को मेलानिन बनाने का निर्देश देता है। दशकों तक वैज्ञानिक इसे PRH तो सकते थे, लेकिन समझ या बदल नहीं सकते थे। अब टेक्नोलॉजी ने हमें DNA की भाषा समझने और उसमें लिखने की ताकत दी है। हम अब जान सकते हैं कि कौन सा जीन किस प्रोटीन को बनाने का निर्देश देता है, जैसे सॉफ्टवेयर को डिबग करना। यहीं से सिंथेटिक बायोलॉजी की शुरुआत होती है। अब वैज्ञानिक खुद का DNA कोड लिख सकते हैं। वे कोशिकाओं को ऐसे काम के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं जो प्रकृति में पहले कभी नहीं हुआ, जैसे कैंसर से लड़ने वाला ऐप। DNA को ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह देखने से जीवन को बदलने की नई शक्ति मिली है। सवाल है, हम जीवन का कोड लिखते कैसे हैं? इसके लिए सबसे प्रसिद्ध टूल है CRISPR-Cas9 मॉलिक्यूलर कैंची, जो DNA में कट, कॉपी, पेस्ट कर सकती है। CRISPR से वैज्ञानिक DNA के खराब कोड को ठीक कर सकते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया। एक अक्षर की गलती को सही कर बीमारी जड़ी DH से खत्म की जा सकती है। यह तकनीक बीमारियों का इलाज करने के साथ उन्हें रोकने की भी क्षमता देती है। लेकिन सिर्फ DNA काटना जोड़ना काफी नहीं। कोशिका को स्मार्ट बनाने के लिए जेनेटिक सर्किट्स बनाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। वैसे ही ये जीन्स की एक्टिविटी को नियंत्रित करते हैं। वैज्ञानिक DNA के टुकड़ों को इस तरह जोड़ डालते हैं कि वे एक दूसरे को ऑन या ऑफ कर सकें। सिंपल इफ देन लॉजिक। उदाहरण, एक इम्यून सेल जिसमें सर्किट है, अगर कैंसर सेल मिले
तो हमला करो। जेनेटिक सर्किट्स साधारण कोशिकाओं को स्मार्ट रोबोट्स में बदल देते हैं जो सटीकता से काम कर सकते हैं। क्रिस्पर कट पेस्ट टूल है। जेनेटिक सर्किट्स लॉजिक गेट्स हैं, लेकिन इन सबको जोड़ने के लिए चाहिए डीएनए कंपाइलर्स। जैसे प्रोग्रामर हाई लेवल भाषा में कोड लिखते हैं और कंपाइलर उसे मशीन लैंग्वेज में बदलता है, वैसे ही डीएनए कंपाइलर बायोलॉजिकल फंक्शन को डीएनए कोड में बदलता है। अब बायोलॉजिस्ट को हर अक्षर खुद नहीं लिखना पड़ता, बस कंपाइलर को बताइए मुझे ऐसा सर्किट चाहिए और कंपाइलर डीएनए सीक्वेंस बना देगा। इससे बायोलॉजी एक असली इंजीनियरिंग डिसिप्लिन बन रही है। अब कोई भी थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग जानकर बायोलॉजिकल सिस्टम डिजाइन कर सकता है। डीएनए कंपाइलर से वैज्ञानिक जटिल जेनेटिक प्रोग्राम बना सकते हैं जिनमें मेमोरी, गिनती और सीखने की क्षमता हो। यह तकनीक बायोलॉजी को लोकतांत्रिक बना रही है। छोटे लैब्स और स्टार्टअप्स भी बड़े इनोवेशन कर सकते हैं। अब हजारों दिमाग मिलकर जीवन के कोड को लिखने और सुधारने में जुट सकते हैं। यह विज्ञान और इंजीनियरिंग का संगम है। प्रोग्रामेबल सेल्स अब थ्योरी नहीं, हकीकत है। CAR-T सेल थेरेपी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इम्यून सेल्स को लैब में प्रोग्राम कर कैंसर से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। पर्यावरण में बैक्टीरिया को प्रोग्राम किया गया है जो प्लास्टिक खाते हैं। कल्पना कीजिए, समुद्र में तैरते बैक्टीरिया प्लास्टिक साफ कर रहे हैं। कुछ बैक्टीरिया जहरीले केमिकल्स को सोखकर हानिरहित बना सकते हैं। प्रकृति की मदद से प्रकृति को ठीक करना। टेक्नोलॉजी में सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स बन रहे हैं। दीवार में दरार आए तो बैक्टीरिया खुद सीमेंट बनाकर भर दें। प्रोग्रामेबल यीस्ट और बैक्टीरिया से नई दवाइयां, टीके और बायोफ्यूल बनाए जा रहे हैं। लिविंग सेंसर्स ऐसी कोशिकाएं जो बीमारी या केमिकल की मौजूदगी में रंग बदलती है। बस एक पट्टी पर थूकिए और तुरंत नतीजा। संभावनाएं अनंत हैं हमारे आसपास की दुनिया बदलने के लिए। हर ताकतवर तकनीक की तरह प्रोग्रामेबल सेल्स भी खतरे और नैतिक सवाल लाती है। सबसे बड़ा खतरा अनपेक्षित परिणाम। बायोलॉजी जटिल है और एक जीन बदलने से दूसरी समस्या पैदा हो सकती है। जेनेटिकली मॉडिफाइड जीव अगर लैब से बाहर निकल गए तो? प्लास्टिक खाने वाले बैक्टीरिया अगर म्यूटेट होकर जरूरी चीजें खाने लगे तो? इकोलॉजिकल एस्केप के खतरे को रोकने के लिए किल स्विच जैसे सेफ्टी फीचर्स जरूरी हैं। एक और सवाल, क्या यह तकनीक सिर्फ अमीरों के लिए होगी? अगर हां, तो समाज में जेनेटिक डिवाइड बढ़ेगा। हमें मजबूत नियम और कानून चाहिए ताकि फायदे सब तक पहुंचे और गलत इस्तेमाल ना हो। विज्ञान हमें क्या कर सकते हैं बताता है, लेकिन क्या करना चाहिए यह समाज को तय करना है। यह जिम्मेदारी सिर्फ वैज्ञानिकों की नहीं, हम सबकी है। प्रोग्रामेबल सेल्स के खतरों में दो शब्द डराते हैं, बायोहैकर्स और डिजाइनर बेबीज। बायोहैकिंग, बिना नियम के बायोलॉजी के साथ प्रयोग करना। क्रिस्पार जैसी तकनीक अब इतनी सस्ती है कि कोई भी इसे ऑनलाइन खरीदकर गैराज में लैब बना सकता है। सोचिए, कोई बायोहैकर फ्लू वायरस को ज्यादा खतरनाक बना दे या कोई बैक्टीरिया पानी को जहरीला कर दे। यह बायो टेररिज्म का खतरा है। हमें रेगुलेशन और निगरानी के नए तरीके चाहिए ताकि विज्ञान का गलत इस्तेमाल न हो। दूसरा विवादित पहलू, डिजाइनर बेबीज। तकनीक से हम बच्चों के जेनेटिक कोड चुन सकते हैं, शुरुआत बीमारियां हटाने से, लेकिन आगे क्या लोग बच्चों की आंखों का रंग, कद या बुद्धिमत्ता चुनेंगे? यह इंसान होने के मायने बदल सकता है। हमें तय करना होगा, क्या हम इंसानी जीवन को प्रोडक्ट की तरह डिजाइन करना चाहते हैं? यह एक गहरा नैतिक सवाल है। आगे क्या? हम एक ऐसे युग की दहलीज पर हैं जहां बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी की सीमाएं मिट जाएंगी। हमारे शरीर, कपडीढ़ी, घर सब जिंदा हो सकते हैं जो हमारे साथ इंटरैक्ट करेंगे। चिकित्सा में इलाज पर्सनल होगा। डॉक्टर आपकी बीमारी का इलाज करेंगे आपके डीएनए और लाइफस्टाइल के हिसाब से। बीमारियां इतिहास बन सकती हैं। उम्र बढ़ना धीमा या रिवर्स हो सकता है नैनो रोबोट्स या जेनेटिक प्रोग्राम्स से। लेकिन सवाल है, क्या हमारा ग्रह इतने लोगों का बोझ उठा पाएगा?
यह तकनीक इंसानियत की परिभाषा को भी चुनौती देगी। क्या हम अपनी यादें स्टोर या ट्रांसफर कर पाएंगे? क्या हम साइबोर्ग बनेंगे? प्रोग्रामेबल सेल्स हमें सिखाते हैं, जीवन स्थिर नहीं, प्रोग्राम की जा सकने वाली प्रणाली है। यह भगवान जैसी ताकत है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी भी। हमारा भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि हम इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करते हैं। कहानी अभी शुरू हुई है और अगला अध्याय हम सब मिलकर